नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शनिवार को माओवादियों और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के मारे गए जवानों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। इसके अलावा 12 जवान पूरी तरह जख्मी हो गए हैं, जबकि एक अभी भी लापता है। बता दें, मुठभेड़ सुकमा और बीजापुर सीमा के पास तारेम इलाके में शुरू हुई। सुरक्षा बलों की कई यूनिटों की साझा टीम माओवादियों के तलाशी अभियान पर निकली हुई थी। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 12 से 20 माओवादियों के मारे जाने की संभावना बताई जा रही है। ड्रोन द्वारा देखी गई तस्वीरों से पता चला है कि मारे गए और घायल माओवादियों को ले जाने के लिए कम से कम 2 ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों का इस्तेमाल किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर मरने वालों की संख्या कम होती तो वो ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं करते। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इलाके के लोग माओवादियों से कट चुके हैं, इसलिए माओवादियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ऐसा किया है। छत्तीसगढ़ में हुए माओवादियों के हमले के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में सुकमा बीजापुर इलाके का दौरा करेंगे। एएनआई के अनुसार गृह मंत्री शाह बाद में अस्पताल में भर्ती घायल जवानों से भी मुलाकात करेंगे। बता दें, माओवादियों के हमले के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रायपुर को तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली को वापस आ गए हैं। वो दोनों ही असम में चुनावी कैंपेन कर रहे थे। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के मतदान से जुड़े ममता बनर्जी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उसने इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने का भी संकेत दिया है। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री की लिखित चिट्ठी को तथ्यों से परे और बगैर किसी सामग्री के करार दिया। इतना ही नहीं, आयोग ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व कानून की संबंधित धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान केंद्र पर ममता बनर्जी के क्रियाकलाप से पूरे पश्चिम बंगाल में और दूसरे कुछ राज्यों में भी कानून व्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता था। बता दें कि ममता बनर्जी ने दूसरे चरण के मतदान के दौरान आरोप लगाया था कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम के बोयाल गांव में लगभग 2 घंटे तक धरने पर बैठी रही थी। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में चुनाव और पश्चिम बंगाल व असम में तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार रविवार की शाम थम चुका है। अब 6 अप्रैल यानी मंगलवार को मतदान होना है। केरल में एक ही दिन में चुनाव संपन्न हो जाएगा। राज्य की 140 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले मतदान में 2.67 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। तमिलनाडु विधानसभा की सभी 234 सीटों पर मंगलवार को मतदान हो जाएगा। पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए भी मंगलवार को ही मतदान होना है। 126 सीटों की असम विधानसभा के लिए तीसरे और अंतिम चरण के मतदान में 40 विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा मंगलवार को पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण के मतदान में 31 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। देश में एक दिन में पहली बार कोरोना संक्रमण के मामले 1 लाख से ज्यादा आए हैं। इससे पहले देश में कोरोना संक्रमण के इतने ज्यादा मामले कभी नहीं आए थे। जब कोरोना की पहली लहर थी तब भी पिछले साल 16 सितंबर को 97,894 संक्रमण के मामले आए थे। वहीं अब महाराष्ट्र में भी रविवार को पहली बार 57,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और राज्य के मुंबई शहर में भी पहली बार ही 11,000 से ज्यादा और पुणे में 12,000 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। भारत में हर रोज कोरोना संक्रमण के मामले अब दुनिया में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ये लगातार दूसरा दिन है जब इस मामले में भारत पहले पायदान पर आ गया है। भारत के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले फ्रांस में करीब 60,000 केस दर्ज किए गए हैं। तीसरे स्थान पर तुर्की है, जहां करीब 41,000 पॉजिटिव केस आए हैं। इसके एक दिन पहले इस मामले में अमेरिका और ब्राजील दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। रात 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। इसके अलावा दिन में धारा 144 लग जाएगी, जिसके तहत एक जगह एक समय 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। ये फैसले सोमवार से लागू होंगे। इसके अलावा सप्ताहांत पर भी लॉकडाउन लग जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। वैक्सीन लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और सभी को लगवानी भी चाहिए। अभिनेता अक्षय कुमार के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद खबर है कि उनकी फिल्म राम सेतु के सेट पर 45 जूनियर आर्टिस्ट कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद उनको क्वारंटीन किया गया है और फिल्म की शूटिंग को भी रोक दिया गया है।
पूर्वी इंडोनेशिया में आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम 50 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा है। लगातार हो रही बारिश के कारण आस पड़ोस की पहाड़ियों से गिरी मिट्टी में दर्जनों घर दब गए। इसके अलावा बांध इतने भर चुके हैं कि पानी उनके ऊपर से आने लगा, जिस कारण कई द्वीपों पर हजारों घर तबाह हो गए हैं। बता दें, बाढ़ और भूस्खलन से पूर्वी इंडोनेशिया के फ्लोर्स द्वीप से लेकर पड़ोसी देश तिमोर लेस्ते तक लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वहीं अभी मरने वालों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है। फिलीपींस के रक्षा प्रमुख ने दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्र में चीनी सेना की उपस्थिति का हवाला देते हुए कहा है कि चीन दक्षिण चीन सागर में और अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता है। फिलीपींस के रक्षा सचिव डेल्फिन लोरेंजाना ने कहा कि विवादित क्षेत्र में चीनी समुद्री सेना की निरंतर मौजूदगी से पश्चिमी फिलीपीन सागर में कब्जा करने की उनकी नीयत का पता चलता है। वहीं चीनी राजनयिकों का कहना है कि समुद्र में खराब मौसम होने के कारण करीब 200 चीनी नौकाएं कुछ देर के लिए चट्टान का सहारा लेकर आश्रय ले रही थीं। उन पर कोई सेना तैनात नहीं थी। वहीं फिलीपींस के रक्षा सचिव ने कहा है कि वो मूर्ख नहीं है, मौसम लगातार अच्छा रहा है, इसलिए वहां उनके रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।